और आज की क्लास में देखेंगे हम सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ इसके सिंक्रोनस मोटर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको दिया था, लेकिन आज जो हम आपको जानकारी देंगे वी कर्व के बारे में पढ़ेंगे आप। तो सिंक्रोनस मोटर में बेसिकली सिंक्रोनस मोटर को यहाँ पर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज। अब ये जो वी कर्व बनता है ये थ्री फेज के लिए डिजाइन किया गया, मतलब कि आपको वी कर्व देखने मिलेगा ये थ्री फेज में थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में देखने मिलेगा। सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा सेम होता है अल्टरनेटर की तरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे वी कर्व की। तो ये वी कर्व क्या होता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है वी वक्र। हिंदी में क्या कहा जाता है, वी वक्र। तो ये वी शेप, जैसे वी की आकृति आप कैपिटल में देखेंगे, जब हम एबीसीडी लिखते हैं तो कैपिटल वी लिखते हैं, तो वी की आकृति का वक्र बनेगा और ये वक्र इस टाइप से होगा। तो ये जो वक्र हम खींचेंगे, मतलब ये जो ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट कहेंगे, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन देंगे तो ही फील्ड करंट जनरेट होगा। और आर्मेचर करंट पर फेज, मतलब डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में बनने वाला ग्राफ वी कर्व कहलाएगा, ठीक है। किसके बीच में बनेगा स्टूडेंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनने वाला ग्राफ वी कर्व कहलाएगा। तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट ये कहां पर होता है, यदि मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं आपको, ये डायग्राम है और इस डायग्राम को हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। ये है सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम और सिंक्रोनस मोटर के अंदर ये रोटर है, ठीक। अब रोटर सेलिएट पोल टाइप का होता है, तो थोड़ा सा इस टाइप से बना देते हैं, सेलिएट पोल रोटर दिखेगी, ये सेलिएट पोल रोटर है। और सेलिएट पोल रोटर के अंदर यहाँ पर जो वाइंडिंग लपेटी जाती है इसे ही हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, फील्ड करंट होगी, आईएफ। और ये जो बाहर दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है आर्मेचर वाइंडिंग। समझ में आ रहा है सभी को, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी करंट फ्लो होगी स्टूडेंट, IA। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में बनने वाला ग्राफ, फील्ड वाइंडिंग IF और आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में बनने वाला ग्राफ क्या कहलाएगा, वी कर्व कहलाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इन दोनों के बीच में बनने वाला ग्राफ वी कर्व कहलाएगा, वी शेप में। और ये साइड में लिखा है इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्यों यूज किया जाता है, फेजर डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो एक्साइटेशन होगा, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, तो ओवर एक्साइटेशन को अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर कितना होगा, कैसा होगा, ये हमको समझ में आएगा। क्योंकि ये आपको मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। क्लियर सभी को, सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है एंड यूनिटी पावर फैक्टर पे भी वर्क करती है। तो इसमें जो एक्साइटेशन होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन, तो इसमें जो एक्साइटेशन होगा इसको कहेंगे हम, एक तो अंडर एक्साइटेशन पहले तो, और दूसरा हो जाएगा ओवर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन, ये दोनों सिचुएशन में पावर फैक्टर का मान कितना होगा ये भी इस ग्राफ से हमें पता चलेगा। मतलब इस ग्राफ से हम पावर फैक्टर का भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वी कर्व देखेंगे। तो वी कर्व में ये स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में बताया आपको, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में बनने वाला ग्राफ वी कर्व कहलाता है। और ये उसका फेजर डायग्राम है।
ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो डीसी एक्साइटेशन या तो फील्ड करंट, डीसी एक्साइटेशन देंगे तभी फील्ड करंट पैदा होगी। अब ये डीसी एक्साइटेशन कहाँ से दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या दे रहे हैं हम, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और उसी डीसी सप्लाई के कारण इसमें फील्ड करंट फ्लो हो रही है। फील्ड करंट किसके कारण होगी, डीसी सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने के कारण फील्ड करंट होगी। तो ये जो फील्ड करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगी, इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाली फील्ड करंट किस पर डिपेंड करेगी, डीसी एक्साइटेशन पे। तो ये डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट चेंज, मतलब कि ये चेंज किसके कारण से होगा, हम ऐसा इसमें परिवर्तन करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे कि फील्ड एक्साइटेशन या फील्ड जो करंट है या डीसी एक्साइटेशन है वो चेंज होगा। तो फील्ड करंट किसके कारण चेंज होगा, आर्मेचर करंट के कारण। कहने का मतलब ये है यदि हमें फील्ड करंट के मान में परिवर्तन करना है तो हमें आर्मेचर करंट को कम या ज्यादा करना होगा। मतलब फील्ड करंट को परिवर्तित करने पर आर्मेचर करंट में परिवर्तन होता है, या आर्मेचर करंट में परिवर्तन करने पर फील्ड करंट में परिवर्तन होता है। क्योंकि V कर्व जो है ये हमें ये रिप्रेजेंट करके बताता है कि यदि आप फील्ड करंट में चेंजेस करते हैं, फील्ड करंट में चेंजेस का मतलब IF का मान आप घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ये एरो का निशान जो दिख रहा है ये आपको IF को कम किए या ज्यादा किए, तो आर्मेचर करंट का मान यहाँ पर कम या ज्यादा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। यदि हम इस फील्ड करंट के मान को परिवर्तित करते हैं तो आर्मेचर करंट के मान में भी परिवर्तन होने लगेगा। अब ये आर्मेचर करंट किसमें है, आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होगी, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर लगी हुई है, दिख रहा है आपको, स्टेटर पार्ट में लगी हुई है आर्मेचर वाइंडिंग। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, याद रखना है कि इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पार्ट में लगी रहती है। कहां लगी रहती है, स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग हमेशा रोटर पार्ट में लगी रहती है। क्लियर, समझ आ रहा है। और सप्लाई जब हम देते हैं तो ये आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, डायरेक्ट हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग को भी सप्लाई दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो फील्ड करंट के मान में यदि हमें परिवर्तन करना है तो हमें आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन करना होगा, मतलब कि IA। यदि इसको कम करेंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा, मतलब आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं इससे, तो फील्ड करंट में भी चेंज 101% होगा जरूर। चलिए, अब ये जो डीसी एक्साइटेशन है, ये डीसी एक्साइटेशन को यदि हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं, लो का मतलब घटाना, हाई का मतलब बढ़ाना, तो डीसी एक्साइटेशन के मान को यदि हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन होता है। क्लियर है, इसका समझ आ रहा है आपको। डीसी एक्साइटेशन के मान में हम परिवर्तन करते हैं या डीसी एक्साइटेशन का मान लो या हाई करते हैं, पहले लो रख के देखेंगे कम, फिर हाई रख के देखेंगे, तो आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन होता है। ये इसका की पॉइंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लो एक्साइटेशन यदि हम रखते हैं, इस रोटर में जो एक्साइटेशन दे रहे हैं, यदि आपको रोटर में जो सप्लाई दे रहे हैं डीसी सप्लाई, इस डीसी सप्लाई के मान को यदि हम कम कर दें, लो एक्साइटेशन कर दें, तो लो एक्साइटेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट, और लो एक्साइटेशन होगा तो आर्मेचर करंट के मान में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो लो एक्साइटेशन की कंडीशन में आर्मेचर करंट जिसे आप IA को करते हैं उसके मान में परिवर्तन होता है, और पावर फैक्टर का मान लैगिंग साइड अधिकतम होता है, मैक्सिमम होगा। तो देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ
ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट। मतलब ये जो कर्व है, इस कर्व का आधा भाग इस साइड है और आधा भाग उस साइड है। तो ये जो आधा भाग है इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक। और ये कौन सा हो जाएगा, राइट साइड। यदि हम लो एक्साइटेशन देते हैं, मतलब डीसी एक्साइटेशन का मान कम रखते हैं, डीसी एक्साइटेशन का मान कम रखते हैं, तो आर्मेचर करंट में, आर्मेचर करंट के मान में जो परिवर्तन होगा वो लैगिंग साइड में ज्यादा होगा। मतलब लैगिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी बताएगा, अग्रगामी संघटना। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, लैगिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है। जब हम लो एक्साइटेशन रखते हैं सिंक्रोनस मोटर में, जब हम लो एक्साइटेशन देते हैं तो आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन लैगिंग पावर फैक्टर साइड में अधिकतम होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर साइड किस साइड है, देखिए लैगिंग लिखा है और किस साइड का लिखा है, लीडिंग लिखा है। तो लैगिंग साइड में क्या होगा, अधिकतम होगा, मतलब इस साइड में अधिकतम चेंजेस होंगे। तो उस समय पावर फैक्टर का मान, ये जो है पावर फैक्टर का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो समझ में आ रहा है। चलिए फिर से, सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन देने पर या सिंक्रोनस मोटर को डीसी, सिंक्रोनस मोटर को लो डीसी एक्साइटेशन देने पर, मतलब ये जो डीसी एक्साइटेशन का मान है वो कम रखने पर या देने पर आर्मेचर करंट के मान में जो परिवर्तन होता है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर साइड अधिकतम होता है, लैगिंग पावर फैक्टर साइड अधिकतम होता है। आप इसे इस तरीके से समझेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर में लो एक्साइटेशन देने पर, मतलब ये जो डीसी एक्साइटेशन का मान लो रखने पर लैगिंग पावर फैक्टर साइड में अधिकतम होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर साइड में जो मान मिलेगा आपको वो अधिकतम मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर में हाई एक्साइटेशन देने पर, हाई एक्साइटेशन देने पर आर्मेचर करंट के मान में जो परिवर्तन होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर साइड मैक्सिमम होता है, लैगिंग पावर फैक्टर साइड मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए हम शॉर्टकट में समझे तो, यदि इसे हम शॉर्टकट में समझे तो क्या समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे कि ये जो पावर फैक्टर है ये लो साइड का है और ये जो पावर फैक्टर है ये हाई साइड का है। लो एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लिख रखो, लो एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लैगिंग साइड अधिकतम होगा, हाई डीसी एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लीडिंग साइड अधिकतम होगा। मतलब ये जो लो एक्साइटेशन है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, हाई एक्साइटेशन है तो लीडिंग पावर फैक्टर अधिकतम होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कर्व, इस कर्व में आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। लो एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट लैगिंग पावर फैक्टर साइड अधिकतम होता है। तो लो एक्साइटेशन में, ये लो एक्साइटेशन में लिख दिया, इस साइड लो लिख दिया मैंने और ये एक्साइटेशन है। तो लो एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान, कौन सी पावर फैक्टर का मान, लैगिंग पावर फैक्टर का मान अधिकतम होता है और हाई एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर का मान अधिकतम होता है। तो ये हो जाएगा लैगिंग मतलब कि पश्चिमगामी और लीडिंग मतलब अग्रगामी, ठीक। इस तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में समझे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में समझ जाए। आगे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ये इसका फेजर डायग्राम है, ठीक है। तो ये इसका 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होगा और ये इसका फेजर डायग्राम है। इस फेजर डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो आर्मेचर करंट है, देखिए ये आर्मेचर करंट है और आर्मेचर करंट का ग्राफ यदि हम यहाँ देखें तो आर्मेचर करंट कहाँ पर है, आर्मेचर करंट
ये आर्मेचर करंट दिख रही है आपको। इस आर्मेचर करंट के विषय में यहाँ पर कहा गया है आर्मेचर करंट का मान देखो यहाँ पर सतत रूप से बढ़ते जा रहा है। जिस रेट पे ऊपर बढ़ेगा उसी रेट में नीचे भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर IA का मान दिया है आर्मेचर करंट का मान इस ग्राफ में। फिर यहाँ पर दूसरी लाइन दी है IA1 डेश, उतना ही एंगल बनेगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर थीटा एंगल बना है IA और IA डेश IA1 डेश के बीच में, ये 1 है IA1 डेश। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले नीचे समझेंगे, मतलब IA और IA1 डेश के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल, उतना ही एंगल IA और IA1 के बीच में भी बनेगा। क्लियर है? तो IA और IA1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बनता है। तो वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, IA और IA1 डेश के बीच में थीटा डेश एंगल बनेगा। तो ये इन दोनों के बीच में θ1 डेश एंगल बनेगा, क्योंकि उसको 1 से डिफाइन किया गया इसलिए θ1 डेश एंगल बनेगा दोनों। उसके बाद देखेंगे तो IA और IA2 के बीच में तो IA और IA यहाँ से कितना मिलाएं ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, समझ में आया आपको? एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज के बीच में जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो एंगल बनेगा ये कैसा होगा, IA और IA2 के बीच का जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल डियर स्टूडेंट यहाँ पर IA और IA2 डेश के बीच में बनेगा। ये एंगल दोनों बराबर होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पर IA और IA2 के बीच में जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल IA और IA2 डेश के बीच में बनेगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? दोनों एंगल समझ में आ रहे हैं भाई? ये भी एंगल उतना ही है और ये भी एंगल उतना ही, मतलब इसका इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो भी बराबर और ये इसके बीच में जो कोण बनेगा वो भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे आपस में। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये V कर्व में V शेप में यहाँ पर कर्व बनता है और इसी कर्व को V कर्व कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर का V कर्व, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा V कर्व जो ड्रॉ किया जाता है उसको दर्शाइए। तो उसको दर्शाने के लिए बीच में एक बिंदु खींचेंगे, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो हिडन लाइन है तो हिडन लाइन बोलते हैं ना, ईडी पढ़े हो, हिडन लाइन बोलते हैं। तो ये जो हिडन लाइन है इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर का हो जाएगा और हाफ पार्ट, देखो हाफ पार्ट किसका हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर का, और हाफ पार्ट किसका हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर का। तो ये V कर्व का डायग्राम है। उसके बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट इन्वर्स V कर्व या इन्वर्ट V कर्व। समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, जैसा V कर्व था उसी का अपोजिट इन्वर्स V कर्व होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्स V कर्व का आप डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट, ये इसी के अपोजिट है। इसको हमने पलट दिए मान कर चलो, तो इसको पलट दिए तो पलटने पर ये भी हाफ पार्ट है और ये भी हाफ पार्ट है, आधा आधा पार्ट हो गया। तो आधे पार्ट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज सेम लैगिंग पावर फैक्टर, यहाँ पर भी लैगिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लैगिंग ही लिखा हुआ है। और आधे हाफ पार्ट में क्या लिखा है, लीडिंग पावर फैक्टर, आधे हाफ पार्ट में लीडिंग पावर फैक्टर। तो इन्वर्स V कर्व में क्या होता है और V कर्व में क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिर्फ पावर फैक्टर और डीसी एक्साइटेशन का खेल है। डीसी एक्साइटेशन यदि हम ज्यादा देते हैं, जैसे यहाँ पर V कर्व में डीसी एक्साइटेशन में ज्यादा दिए तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। और डीसी एक्साइटेशन यदि हम लो देते हैं तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, यहाँ पर
लैगिंग होता है, लेकिन अधिकतम होता है। यहाँ पर भी डीसी एक्साइटेशन जब हाई कर देते हैं तो पावर फैक्टर बढ़ता तो है, लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर होता है उस समय। कैसा पावर फैक्टर होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है, मतलब पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पर हमने डीसी एक्साइटेशन में लो दिए, कम दिए, तो पावर फैक्टर तो बढ़ा, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ा। चलिए, पावर फैक्टर समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ पर मैं एक पावर फैक्टर मीटर बना दूँ और यहाँ पर बीचों बीच पॉइंट पे यहाँ पर एक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक लिखा है। ये सुई है, इस सुई को मैंने यहाँ पर एक के ऊपर फिक्स कर दिया। अब यहाँ से मतलब हाफ पार्ट है, यहाँ पर ऐसी लाइनें होंगी, ठीक, यहाँ से ऐसी लाइनें होंगी। ये जो पॉइंट होता है जहां पर 1 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो इस साइड में क्या हो जाएगा? इस साइड में जैसे ये 1 है तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? 0.9, फिर हो जाएगा 0.8, फिर हो जाएगा 0.7, फिर हो जाएगा 0.6, फिर हो जाएगा 0.5। ऐसा करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 0.1। समझ आया आपको? नहीं आया? आया बेटा? देखो यहाँ से 1 से चलेगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1। ये समझ में आ गया? ये जो इस साइड में जो होगा ये हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। क्या हो जाएगा? लैगिंग। हाँ, लैगिंग मतलब पश्चिमगामी। ठीक है, मतलब पीछे की ओर। अब इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो 1 है, यहाँ ये जो पॉइंट क्या है? 1 का है। तो अब ये यहाँ पर बढ़ेगा तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और सीधे 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीधे 2 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, ये जो बात है इस साइड में यदि पावर फैक्टर बढ़ता है तो ये हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। क्या हो जाएगा? लीडिंग पावर फैक्टर। क्या हो जाएगा? लीडिंग पावर फैक्टर। समझ में आया आपको? तो ये जो लीडिंग पावर फैक्टर है, अब इस साइड लैगिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग लैगिंग। तो लीडिंग पावर फैक्टर में और लैगिंग पावर फैक्टर में दोनों में अंतर यह होता है कि पश्चिमगामी में माइनस में उसको शो किया जाता है और अग्रगामी में प्लस में होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसको कहीं किसी डायग्राम में बुक में देखेंगे आप, डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मिलेगा ये माइनस में माइनस 0.8, 0.9, 0.6, 0.7 और इस साइड प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब ये जो पॉइंटर है, यदि ये यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाए, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.8। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0.8। तो 0.8 तो होगा पावर फैक्टर, लेकिन कैसा होगा? कैसा होगा? ठीक है, ये पश्चिमगामी मतलब पीछे की ओर, उसी को क्या कहेंगे इसमें? लैगिंग पावर फैक्टर। 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो वैसे ही डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन को हटाया जाता है तो पावर फैक्टर का मान बढ़ता तो है, लेकिन पावर फैक्टर उस समय कैसा रहता है? पश्चिमगामी रहता है। कैसा रहता है? पश्चिमगामी रहता है। मैं वही चीज को इस मीटर से, इसका नाम है पावर फैक्टर मीटर। इसको क्या कहते हैं? पावर फैक्टर मीटर। इस पावर फैक्टर मीटर के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग कैसे हुआ। चलिए, इनवर्स भी कर्व में यदि हम देखते हैं तो डीसी एक्साइटेशन मतलब कि फील्ड करंट का मान, फील्ड करंट इट मींस IF।
तो फील्ड करंट का मान चेंज करने पर पावर फैक्टर भी चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए फील्ड करंट का मान यदि हम चेंज करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है cos फाई पावर फैक्टर का मान, तो एक साइड वाला कॉलम किसका है भाई पावर फैक्टर का है, एक साइड क्या लिखा है फील्ड करंट। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ होगी वो फील्ड करंट की होगी और ये लाइन जो ड्रॉ होगी वो पावर फैक्टर की होगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो होगा क्यों यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट का मान यदि चेंज करते हैं तो पावर फैक्टर के मान में भी परिवर्तन होता है। और मैंने आपको बताया है पावर फैक्टर यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या बताया है स्टूडेंट? एक तो लीडिंग पावर फैक्टर, दूसरा लैगिंग पावर फैक्टर और तीसरा तो बताया फर्स्ट, सेकंड और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर। ये 3 पावर फैक्टर हैं। तो डीसी एक्साइटेशन के मान को चेंज करने पर या फील्ड करंट को चेंज करने पर पावर फैक्टर का मान भी परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम डीसी एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट के मान को चेंज करते हैं तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान भी चेंज होता है। वो किसके माध्यम से चेंज हो रहा है? पावर फैक्टर एंगल में परिवर्तन होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा पावर फैक्टर भी। तो यहाँ पर भी देखिए IA और IA के बीच में क्या एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। वैसे ही एमोसेम IA और IA और DC के बीच में भी क्या एंगल बनेगा? थीटा 1 बनेगा कि एंगल क्या बनेगा? थीटा 1। अब यहाँ पर देखेंगे वैसे ही एमोसेम IA और IA2 के बीच में जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल IA और IA2 के बीच में बनेगा ऐसा सेम। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है इन्वर्स भी करके डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट के मान को चेंज करते हैं तो पावर फैक्टर का मान भी चेंज होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज स्टूडेंट कि लो या हाई डीसी एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान क्या रहता है? मिनिमम रहता है। तो इन्वर्स V कर्व का मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन में इन्वर्स V कर्व की सिचुएशन में पावर फैक्टर हमेशा क्या मिलेगा आपको? लो मिलेगा। पावर फैक्टर क्या मिलेगा? लो मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। पावर फैक्टर का मान क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। चाहे डीसी एक्साइटेशन लो रहे या हाई रहे हमको पावर फैक्टर कांस्टेंट मिलेगा मिनिमम। जी सर, समझ आया आपको? उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर में आर्मेचर करंट के मान में चेंजेस हुआ लेकिन पावर फैक्टर क्या मिलेगा आपको? मिनिमम मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है लो एंड हाई डीसी एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान मिनिमम होता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि यूनिटी पावर फैक्टर में आर्मेचर करंट का मान मिनिमम मिलता है। तो यहाँ पर किसका मान मिलेगा? IA आर्मेचर करंट का मान मिनिमम मिलेगा। दोनों सिचुएशन में लैगिंग पावर फैक्टर हो चाहे लीडिंग पावर फैक्टर हो, ठीक है, ये दोनों पावर फैक्टर में जब भी सिचुएशन होगी या तो लो या हाई एक्साइटेशन, भाई दो एक्साइटेशन या तो लो करेंगे एक्साइटेशन को, लो करने का मतलब एक्साइटेशन को कम कर देना। एक्साइटेशन को कम करने का मतलब ये जो फील्ड मोल दिख रहे हैं इस फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी सप्लाई दे रहे हो डीसी सप्लाई के मान को कम कर देना। भाई डीसी सप्लाई के मान को कम कर देंगे तो फील्ड वाइंडिंग में IF का मान जो फील्ड करंट का मान है वो भी कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो करंट का मान भी कम हो जाएगा। तो जब करंट का मान कम हो जाएगा तो डीसी एक्साइटेशन में आपने पावर फैक्टर के मान को भी क्या कर दिए? कम कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने एक्साइटेशन के मान को ही कम कर दिए। जब एक्साइटेशन के मान को कम कर दिया आपने पावर फैक्टर भी कम हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और पावर फैक्टर एंगल का मान बढ़ जाएगा। कभी भी याद रखेंगे यदि पावर फैक्टर एंगल का मान बढ़ता है तो पावर फैक्टर घट जाता है। एंगल बढ़ने से पावर फैक्टर घट जाता है और एंगल घटने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है। अपोजिट चलता है, एक चीज याद रखेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। आर्मेचर करंट के मान में परिवर्तन करना है। दिस इज द आर्मेचर करंट।
तो यूनिटरी पावर फैक्टर मतलब कि जब ये जो सुई है ये 1 में हो, ये सुई दिख रही है आपको पावर फैक्टर की, ये सुई जब 1 में होगा उसको यूनिटरी पावर फैक्टर कहा जाता है उस सिचुएशन में। तो यूनिटरी पावर फैक्टर कहने का मतलब इकाई शक्ति गुणांक में आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा सभी को? तो ये इसका क्या है, ये फेजर डायग्राम है और फेजर डायग्राम के अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। फिर ये जो V कर्व है और इन्वर्ट V कर्व है ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि V कर्व और इन्वर्स V कर्व किसके लिए ड्रॉ किए जाते हैं या किस मोटर के हैं या किस मोटर को प्रदर्शित करता है। तो V कर्व और इन्वर्स V कर्व 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? ये जो पावर फैक्टर है यहाँ पर पावर फैक्टर क्यों आया आपको मालूम है? क्योंकि ये एक ऐसी मोटर है जिससे पावर फैक्टर को घटाया या बढ़ाया जाता है। सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जिससे पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है। ये एक ऐसी मोटर, इसलिए इसको सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज किया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सिंक्रोनस मोटर से पावर फैक्टर को बढ़ाया जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये डीसी एक्साइटेशन का मान लो रखेंगे तो क्या होगा और हाई रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है और उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मोटरें होती है। बहुत सारी मोटरें का मतलब यह होता है स्टूडेंट कि ये जो सिलिंग फैन है, सिलिंग फैन दिख रहा है आपको, इसमें भी ये इंडक्टिव लोड है। सिलिंग फैन क्या है, एक इंडक्टिव लोड है। फिर इंडक्शन मोटर, इंडक्टिव लोड में कितनी कैपेसिटी मतलब की लिस्ट में आते हैं। तो जितने भी वाइंडिंग वाली जो मोटर है वो इंडक्टिव लोड के अंदर में आते हैं और ज्यादा जरूरत से ज्यादा यदि इंडस्ट्रीज में कंपनी में इंडक्टिव लोड का मान बढ़ जाए तो कैपेसिटिव लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और जब कैपेसिटिव लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो ये जो इंडक्टिव लोड के बढ़ने के कारण सीलिंग फैन ज्यादा हीट करेंगे क्योंकि हमारे पावर फैक्टर का मान कम हो जाएगा और जब पावर फैक्टर का मान कम हो जाएगा तो उसे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर ये सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। तो बिजली का बिल भी कम आएगा, मोटर जो गर्म हो रही थी, हीटेड हो रही थी, वो हीट कम हो जाएगी क्योंकि मोटर गर्म होगी तो जल्दी शॉर्ट होगी, जल्दी खराब होगी, वाइंडिंग जल्दी जल जाएगी। उससे भी बचाने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। फिर पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं ताकि बिजली की बचत हो, ताकि बिजली का बिल भी कम आए। कहने का मतलब यही है, मेन पर्पस ये रहता है कि बिजली का बिल कम आए। इसलिए आप देखेंगे इंडस्ट्रीज के बिल्कुल सामने बाहर, जैसे कि कॉलेज के एकदम सामने गेट के पास आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों लगाया जाता है? एकदम कॉलेज के बाहर बिल्कुल पास में ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी तो लगा सकते थे ना। हाँ, क्योंकि सिचुएशन यही होती है कि यहाँ पर पास में लगाने से फायदा यह है कि आपको वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा, आपके मोटर तक जो सप्लाई आएगा वो आपको प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर से ही डायरेक्ट आपके 3 फेज कनेक्शन आपके शॉप में या आपके इंडस्ट्रीज में या आपके कॉलेज में डायरेक्ट सप्लाई आएगा। अदरवाइज यदि आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ऐसे ही वोल्टेज का रेटिंग ड्रॉप हो जाएगा और जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ऑब्वियसली है आप जिस मोटर को यूज कर रहे हैं उसको सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा और प्रॉपर नहीं मिलेगा तो मोटर की वाइंडिंग जलने की पूरी संभावना रहेगी और पावर फैक्टर में आपको लो मिलेगा। पावर फैक्टर लो रहेगा तो फिर आपको अलग से एक यार्ड बनाना पड़ेगा और यार्ड में फिर आप कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, फिर वहाँ ट्रांसफार्मर खुद का इंस्टॉल करेंगे, एक कैपेसिटर बैंक भी लगाएंगे पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते डियर स्टूडेंट तो फिर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। नुकसान तो होंगे, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, मोटर जल्दी से जल्दी गर्म होगी और जल जाएगी। 2 सिचुएशन होगी। ये दोनों सिचुएशन से बचने के लिए सिंक्रोनस मोटर को एज अ कंडेंसर के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है? पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है। तो 2 तरीके से आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो एक मैकेनिकल तरीके से, ये
क्या सिंक्रोनस मोटर आपको आउटपुट में क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा ना। तो इसके इस तरीके से भी आप पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा कंडेंसर लगा के, कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर में जाओगे तो वहाँ देखना आप कैपेसिटर लगा होता है, यदि यार्ड में जाओगे तो बहुत बड़ा कैपेसिटर नहीं मिलेगा आपको। हम हो सकता है बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास की क्लास में हमने V कर्व और इनवर्स V कर्व के बारे में स्टूडेंट आपको हमने समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।